अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आप सबको ईद मुबारक हो। हमने आज के प्रोग्राम में जायज़ा लिया है कि ईद चारों सूबों ने कैसे मनाई। जानवर तो कुर्बान हुए, पर इनकी खालें जिन पर बाजी में सियासत होती रही है और कलदम तंजीमों ने भी इससे पैसे बनाया है, क्या इस बार भी ऐसा हुआ है? इस साल सिर्फ वही तंजीमें खाली इकट्ठी कर सकी जिनको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। बात करेंगे चारों सूबों से अपने ब्यूरो चीफ से। हमारे साथ कराची से होंगे ब्यूरो चीफ रिफत सईद साहब, क्वेटा से ब्यूरो चीफ हैं मुजीब अहमद साहब, लाहौर से ब्यूरो चीफ हैं अनवार हाशमी साहब और पेशावर से हमें ज्वाइन करी हैं ब्यूरो चीफ फरजाना अली साहिबा। आप सबको जी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। आप सबको ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक। तो जी, पिछले साल आपको याद होगा कि वजारत दाखिला की तंबी और इश्तिहारात के बावजूद कलदम तंजीमें खाले जमा करने में कामयाब हुई थी और हमने उसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया था। तो इस साल जायज़ा लेते हैं कि जो खालें आप अतिया करते हैं वो कहाँ जाती हैं। गुज़िश्ता बरस चमड़ा साज फैक्ट्रियों ने 6.5 अरब मालियत की खालें खरीदी। एक गाय की खाल की ओपन मार्केट में जो कीमत है वो तकरीबन 5,500 रुपए है। लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है, ये एक अहम सवाल है। ईद कुर्बा पर जानवरों और इनकी खालों के कारोबार से 200 अरब रुपए के करीब पैसा हासिल होता है। पिछले सालों में पाबंदी के बावजूद कलदम तंजीमें इससे अच्छे पैसे कमाती रही हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग में जाता रहा है। शौकत खानम और ईदी जैसे इदारे खालें इकट्ठी करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इनके पास इतनी तादाद में रजाकार नहीं जितने जहादी तंजीमों के पास होते हैं। ये जहादी तंजीमें आम तौर पर मदरसे चलाती हैं और फलाही और बहबूद के जो काम है वो करती हैं और फलाही विंग्स रखती हैं। इसलिए इनके लिए मैन पावर इकट्ठी करना खासा आसान होता है। शफाफियत ना होने के बायस खालों के जरिए होने वाली दहशत गर्दी को रोकना मुश्किल है। पाकिस्तान में ब्लैक मार्केट बहुत बड़ी है। डर है कि इससे दहशत गर्दों को फंडिंग भी हो जाती है। ब्लैक मार्केट को रोकना इमरान खान की नई हुकूमत का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो पहले नाजरीन आपको लेके चलते हैं इस्लामाबाद और दिखाते हैं कि कराची के अंदर इस वक्त खालें इकट्ठी करने का कारोबार कैसे चल रहा है। ईद कुर्बान के मौके पर जानवरों की खरीदो फरोख्त से लेकर ज़िबा करना और खालें जमा करना पाकिस्तान में एक बड़ा बिजनेस है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा पर जानवरों की खालों की खरीदो फरोख्त में 7 अरब रुपए से ज़ायद कमाए जाते हैं। पिछले बरस की तरह इस बार भी कराची में एशिया की सबसे बड़ी कुर्बानी के जानवरों की मंडी सोहराब घोट में सजी। मुल्क भर से व्यापारियों का कराची में कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के लिए आना शहर की मुआशी अहमियत को उजागर करता है। इसीलिए खालों का बिजनेस भी कराची में सबसे ज्यादा होता है। 2015 में MQM खालें इकट्ठी करने में सबसे आगे थी, लेकिन पिछले 3 बरस में MQM ने खालें इकट्ठी ना करने का फैसला किया। इसलिए अल खिदमत कराची, जिसका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उन्होंने सबसे ज्यादा खालें इकट्ठी की। इस साल सिंध में ईद उल अज़हा के मौके पर बगैर इजाजत खालें जमा करने पर पाबंदी है। कलदम तंजीमों की खालें जमा करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि हुकूमत पंजाब ने भी तमाम कलदम तंजीमों की खालें इकट्ठी करने पर पाबंदी आयद की है। पाकिस्तान में एक बड़ी गैर कानूनी यानी ब्लैक मार्केट का वजूद भी है, जिसका ज्यादा बिजनेस कैश में होता है और कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि जानवरों की खालों के बेचने से कितनी रकम हासिल की जाती है और वो कहाँ खर्च होती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और बैनुल अक़वामी दबाव की वजह से पाकिस्तान में कलदम तंजीमें माजी की तरह खालें इकट्ठी करने के लिए कोई तशहीर तो नहीं कर रही, लेकिन खुफिया तरीके से ये काम करें तो और बात है। हुकूमत को कोई मुस्तकिल पॉलिसी वज़ा करनी होगी जिससे इस मामले को रेगुलेट किया जा सके। प्रोग्राम स्पॉटलाइट के लिए साइमा जब्बार, कराची। नाजरीन, सिर्फ कराची में 2015 में $20 मिलियन मालियत की खालें बेची गईं। इस साल कराची में क्या हो रहा है, पूछते हैं ब्यूरो चीफ रिफत सईद साहब से। तो मेरे ख्याल में वो सूरत हाल नहीं है। रेंजर ने बहुत कंट्रोल किया है और कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में इन जहादी तंजीमों का इस तरह से जमा करना मुमकिन नहीं है। एक और नया तरीका है, वो नया तरीका ये इज्तिमाई कुर्बानी। इज्तिमाई कुर्बानी जब जो लोग करवाते हैं, जो भी वो खालें उन्हीं के पास रहती हैं,
लिहाजा छीनने के मौके नहीं आते हैं। माजी में इस शहर में बड़े खूरेज तसादुम हुए इन खालों के चक्कर में, और तमाम ही जमातें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुई, जमात इस्लामी हुई, दीनी मदारिस हुए, फलाही इदारे हुए, जो कमज़ोर होता था उससे खालें छीन ली जाती थी। लिहाजा अब गुज़िश्ता 2, 2.5, 3 साल से यह मुमकिन नहीं रहा है। खासा कंट्रोल किया है, रेंजर ने पोस्टर बैनर आवेजा किए हैं। अगर कोई इज्तिमाई कुर्बानी कोई मदरसा करता है तो वो खाले उसी के पास रहती हैं। अब इस बात की कोई तस्दीक नहीं होती है कि आया वो पैसा कहाँ जाता है, किस तरह इस्तेमाल होता है। बताया यही जाता है, मदारिस जिनको इजाज़त है वो ये बताते हैं कि इस पैसे से जो वहाँ दीनी तालीम दी जाती है वहाँ ये पैसा खर्च होता है। और इस बारे में जो हुकूमती लोग हैं वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि अब इतना आसान नहीं रहा है। फिर खालों की वो वक़्त भी नहीं रही है। चाइनीज़ लेदर मार्केट में आने के बाद उन खालों की बड़ा मुनाफा बख्श जो कारोबार हुआ करता था, अब वो उस तरह का मुनाफा बख्श कारोबार रहा भी नहीं है। तो नाजरीन, अब रुख करते हैं पेशावर की तरफ, और पेशावर में हमारे रिपोर्टर ने खालों के डीलर से बात की तो इसने बताया कि खालों से जो भी पैसा इकट्ठा होता है इसका 30% मजहबी तंजीमों के पास ही जाता है। इनकी रिपोर्ट देखते हैं। कलदम तंजीमों की तरफ से हर साल कुर्बानी की खालों को इमदाद की सूरत में देने की अपीलें मंजर आम पर आती हैं। अपील करने वालों में कई पोस्टर और बैनर्स कलदम तंजीमों के भी होते हैं, जिनके खिलाफ हर साल हुकूमती सतह पर ईद उल अज़हा से कबल एक एलामिया भी जारी किया जाता है, जिसमें अवाम को कुर्बानी की खालें कलदम तंजीमों को ना देने की तनबीह के साथ साथ तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात भी जारी किए जाते हैं। ताहम अब की बार ना एलामिया आया और ना ही कलदम तंजीमों के पोस्टर और बैनर्स दिखाई दिए। पेशावर के व्यापारियों के गुज़िश्ता साल के तजुर्बात के मुताबिक कुर्बानी की खालों में 25 से 30% हिस्सा हमेशा इन तंजीमों का होता है, जो अपना माल मकामी मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। मजहबी तंजीमों से यानी कि अगर 100% में जो है 30% मजहबी तंजीमों के पास जाता है और 70% इसी आम मार्केट में आता है। उसका कीमत बनता है कम अज़ कम 32-33 करोड़। इसमें 20-25% मजहबी तंजीमें हैं। मीडिया पर गुज़िश्ता सालों में आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फलाही तंजीम की तरफ से फरोख्त की जाने वाली खालों की तादाद 1 से 1.5 लाख तक थी, जिसकी मालियत $1.2 मिलियन के करीब थी। कलदम तंजीमों की तरफ से कुर्बानी की खालों के हसूल की कोशिशें आज भी मनसूबा बंदी का हिस्सा हैं, लेकिन अब की बार मामलात मंजर आम पर नहीं हैं। स्पॉटलाइट के लिए पेशावर से आसिफ शहजाद। अच्छा फरजाना, ये बताइए कि पिछले साल तो आपने महंगा बकरा खरीदा था, आज इस बार कितने का बकरा खरीदा है? देखिए, पिछले साल जो मार्केट का रेट था, हम अमूमन जो अपनी कुर्बानी है वो यहाँ पर नहीं, पेशावर में नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात डे खान में और अक्सर औक़ात जो है वो मालाकंड में करते हैं। तो वहाँ हमें आसानी से 20 से 25 हज़ार रुपये का बकरा या दुम्बा कहें कि वो मिल जाया करता है। अगर बड़ा जानवर लें तो उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 20,000 से 50,000 तक भी होती है। लेकिन अगर पेशावर की मंडी की मैं आप बात करूँ, इस साल जो चीज़ें हमारे सामने आई है तो वो बकरे की कीमत जो है वो तकरीबन 20,000 से 45,000 तक है। इसी तरह दुम्बे की कीमत 20,000 से 50,000 तक है। गाय 50,000 से लेकर 5 लाख तक का है। और ऊंट की कुर्बानी अगर किसी ने करनी है और वो उन्होंने खरीदा है तो उसकी कीमत हमें 90,000 से तकरीबन 2.5 लाख, लिहाजा काफी महंगा है खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है, कुर्बानी काफी महंगी है, जो रेट्स हैं वो काफी ज्यादा। अच्छा जी, कुर्बानी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में और स्पेशली पेशावर में हमें इस बार काफ़ी महंगी दिखाई दी है। इसलिए लोगों का जो रुझान था वो अलहदा से जानवर जैसे कि दुम्बा या बकरा ख़रीदने की बजाय गाय ख़रीद ली, या इसी तरह ऊंट की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुर्बानी पसंद की जाती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हिस्सा डालकर सुन्नत इब्राहिमी जो है उन्होंने अदा करने की कोशिश की है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे और सवाल करूँ खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, मेरे साथ मुजीब भी हैं, उनकी जाने भी जाती हूँ। मुजीब, मुझे याद है कि पिछले साल जब हमने ये प्रोग्राम किया था तो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर था वो बंद था, जिसके नतीजे में जो कुर्बानी के बकरे थे या जानवर थे उनकी कीमतें काफ़ी बढ़ गई थीं। इस बार क्या सूरत हाल है? मुरीज़ सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। कोयटा की मंडियाँ हो या अंदरून बलूचिस्तान की, रेट कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। एवरेज दुम्बा बकरा आपको 15,000 से 25,000 के दरमियान मिल जाता है, जबकि बहुत ही आला किस्म का हो तो वो 25 से 35-40 के दरमियान। तो अगर दूसरे मुल्क के दूसरे शहरों को देखें तो उस हिसाब से तो ये जानवर सस्ता है।
इसी तरह अगर बड़े जानवर की बात करें जिसमें बैल वगैरह हैं, वो भी एवरेज बैल यहाँ पे 45 से 50,000 और फिर अच्छा बैल 80,000 से 90,000 या लाख तक का है। तो ये भी कंपैरेटिवली देखें तो काफ़ी बेहतर है। अब जो माल अफगानिस्तान से आता है वो ज़्यादातर पहाड़ी बकरे और दुम्बे होते हैं और वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। इस वक्त बॉर्डर क्लोज नहीं है, वो चाहे चमन के रास्ते से आ रहे हो, किला सैफुल्ला के रास्ते से आ रहे हो या नौशकी के रास्ते से, माल वहाँ से आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कीमतें स्टेबल हैं। गुज़िश्ता रोज़ चूँकि इतवार थी, रेट एकदम कुछ बढ़ते हुए लगे, लेकिन आज सुबह से कीमतें काफ़ी बेहतर तस्वर की जा रही हैं। ईद का दिन है तो और रेट गिर रहा है और तवक्को की जा रही है कि दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल ही लेवल इसका 12 से 15,000 तक आ जाएगा। ठीक, फरजाना आपकी जाने फिर से आऊंगी। ये बताइए कि पिछले साल हमने देखा था कि जो कलदम तंजीमें थी उनके ऊपर एक क्रैकडाउन हुआ था, मगर उसके बावजूद उन्होंने फिर भी वहां पे खरीदो फरोख्त की थी खालों की और काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था। तो इस साल भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको लेना पड़ेगा, उसके बगैर वो खालों की फरोख्त या ख़रीदना नहीं उसको कर सकते। तो ये बताइए कि इस बार क्या सिचुएशन है, क्या वो ख़रीद रहे हैं खालें? देखिए, इसके 2-3 तरीके अब वक्त के साथ साथ उन्होंने निकाल लिए हैं। पहले एक ज़माना होता था कि मजहबी तंजीमें कहें या कलदम तंजीमें कहें, जो विंग्स होती थी एक किस्म का, जैसे मुख्तलिफ नामों से वो आ गए, तो उनका ये होता था कि उनको तो इतनी पाबंदी नहीं थी। लेकिन इस साल हमने देखा कि वो भी चीज़ बिल्कुल ब्लैकआउट है। अब उन्होंने एक और तरीका निकाला है कि आप मदरसों की बुनियाद पर जो है वो, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि उनके पास मेन पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मदरसे अपने अपने मदरसों के सामने उनके जो लोग होते हैं वो चारपाइयाँ डालकर बैठ गए। पूरे खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूं या इसी तरह पेशावर में अगर आप देखें तो वो इस तरह इंडिविजुअल लेवल पर मुख्तलिफ तरीके से वो खालें उन्होंने इकट्ठी की। इन्होंने पहले से ही एक व्यापारी के साथ अपनी कमिटमेंट की होती है, बल्कि कुछ व्यापारियों ने तो हमें ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बताया कि हमें कुछ पैसे भी हमसे ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर इनके पास 1000 के करीब खालें आ जाती हैं तो उसका अमाउंट का आधा हिस्सा जो है वो हम इनको पहले दे देते हैं और फिर उसके बाद जब देखते हैं कि अगर इन्होंने 1000 का या 2000 का वो जो टारगेट है अचीव कर लिया तो बाकी जो पेमेंट है वो बाद में दे दी जाती है। अब जो आपने एनओसी की बात की है वो एनओसी इनके पास नहीं होती बल्कि उस छोटे व्यापारी के पास होती है और ये खालें बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे वो ले रहा है। तो इस तरह ये जो मामलात हैं अब अंडर द कारपेट हो रहे हैं, लेकिन चीज जो है वो अभी भी वैसे ही जारी और सारी है। लेकिन बज़ाहिर हमें जो पोस्टर और बैनर्स और ये चीजें नजर आई वो उन कलदम तंजीमों की नजर नहीं आई इस बार। अब जो शौकत खानम की तरफ से एक नजर आया और कुछ ज्यादा चीजें जो थी वो हमें अल खिदमत की तरफ से नजर आई। तो चूंकि ये तो कोई बैंड नहीं है तो इसीलिए इनके हमें वो मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल और ये चीजें भी नजर आई हैं। मगर एक चीज आपने अच्छी पॉइंट आउट की, आपने बताया कि जो एनओसी होती है वो छोटे शॉपकीपर्स या ऐसे लोगों के पास होती है जो बाद में फिर जो खाले हैं वो कलदम तंजीमों को बेच देते हैं। ये आपने एक रुझान एक देखा है और मनी लॉन्ड्रिंग इसका भी हो सकती है। जी, पिछले साल भी हमने ये देखा कि कुछ लोगों को जब गिरफ्तार किया गया जिली हुकूमत की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास तो एनओसी मौजूद है और हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो कुछ मदरसे हैं और जो आप देख रहे हैं कि ये मदरसे तो रजिस्टर भी हैं और इनके लोग भी, तो हमने इनसे लिए हैं और हमारे पास अपना बाकायदा एनओसी मौजूद है। तो इस तरह ये कारोबार जो है अंडर द कारपेट हो रहा है। ये बहुत दिलचस्प बात है। हम ब्रेक लेते हैं नाजरीन और ब्रेक के बाद देखते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर ये कारोबार जो है पसे पर्दा कैसे हो रहा है, लाहौर के अंदर ये कारोबार कैसे हो रहा है। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन, आप सबको ईद मुबारक हो। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जानवर आप कुर्बान करते हैं उनकी खालें कहाँ जाती हैं, क्या उनसे बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है और यकीनन हो रहा है, मगर किस किस्म का बिजनेस हो रहा है। हुकूमत बलोचिस्तान के तर्जुमान का कहना है कि जिन तंजीमों के पास हुकूमती इजाज़तनामा है अवाम सिर्फ इनको ही खालें दे सकती है। आइए देखते हैं क्वेटा से हमारी ये रिपोर्ट। ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी की याद में मनाई जाती है। हर साल मुसलमान बड़ी तादाद में जानवरों की कुर्बानी करके बुराई के खिलाफ डट जाने के अज़म करते हैं।
कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए कलदम तंजीमें भी मैदान में आ जाती हैं, लेकिन कोयटा में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जमान का दावा है कि इस बारे में इंतजामिया भी चौकस है। जो हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई कि कलदम तंजीमों को खालें न दी जाएं, तो इसमें बहुत बड़ी हिकमत और बेहतरी है। मुल्क कौम के मफाद में ये बात है। बाकी वो इदारे जो हुकूमती पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, जिसको आप खालें अतियात दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, ईदी है, दूसरे मुख्तलिफ से हैं, मैं नाम नहीं लेता, जिनको हुकूमती हवाले से कोई उस पर वो रेजिस्टेंस नहीं है कि जी आप उनको कोई नहीं दें, आप यकीनन उनको दें, मदद भी कर सकते हैं उनकी। लेकिन जिन पे हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, मैं आवाम को भी अपील करूंगा कि जी इज्तनाब करें ऐसी तंजीमों को खालों देने से, ताकि हो सकता है कि उनके इकदामात मुल्क व कौम के मफादात में ना हो। हर साल छोटे और बड़े जानवरों की कुर्बानी की खालें मुकामी मार्केट में ईद के तीनों दिन और इसके एक हफ्ते बाद तक जमा होती रहती हैं। असल खाल जो है, एक काल है नफ्स काल और एक काल की कीमत है। काल तो हमारे मज़हब के मुताबिक हर एक को दिया जा सकता है, और अगर काल बेच दिया जाए वो सिर्फ फ़ुकरा और मसाकिन का हक़ है कि उन तक इनकी कीमत को पहुँचाया जाए। कुर्बानी की खालें अतिया करते वक्त आवाम को भी ये शऊर होना चाहिए कि वो सही मुस्तहिक को दे रहे हैं या नहीं, ताकि सुन्नत इब्राहिमी के तकाजे पूरे हो सकें और कुर्बानी की खालों का गलत इस्तेमाल भी रोका जा सके। कुर्बानी की खालों के असल हकदार माशरे के बेसारा अफराद ही है, लेकिन इस मुतालिक जामे और वाज़ेह पॉलिसी बनाना वक्त और हालात का तकाजा है। प्रोग्राम स्पॉटलाइट के लिए कोयटा से कैमरा टीम मोहिबुल्लाह और बाबर खान के हमरा मोहम्मद खालिद। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिस तरह फरजाना ने डिस्क्राइब किया कि एक तरीके से ये कारोबार चल रहा है, आउटसोर्स कर दिया गया है, पसे पर्दा चल रहा है, बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है? खालों को बेचने का जो कारोबार है, क्या कलदम तंजीमें इसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं? मुनीसे, कलदम तंजीमें कभी भी बलूचिस्तान में इस काम में इन्वॉल्व नहीं रही। यहाँ पे जिन कलदम तंजीमों का जिक्र आता है वो दहशतगर्दी के हवाले से आता है, और ये तंजीमें कभी खालें लेती हुई नज़र नहीं आई, ना ही इनके लोग इस तरह सामने आए। अलबत्ता यहाँ पे जो ज़्यादातर देखने में आया, न सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान में, वो लोग अपनी जो कुर्बानी के जानवर की खालें हैं वो ज़्यादातर मदारिस को देते हैं या फलाई इदारों को देते हैं। इस हवाले से बहुत सारे फलाई इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, मदारिस भी हैं और लोग उनको देते हैं। इनमें वो मदारिस भी शामिल हैं जो किसी न किसी तरह बैक एंड पे इन कलदम तंजीमों से ताल्लुक़ भी रखते हैं, मगर बज़ाहिर ऐसा नहीं है। उन इदारों के पास जो खालें जाती हैं वो भी अज़ खुद नहीं रखते, वो कोशिश करते हैं कि जो मंडी में व्यापारी बैठा है छोटा, उस तक ये पहुंचा के रकम उससे वसूल कर लें और फिर आगे उसको जिस तरह उन्होंने डिस्पैच करना है वो कर सकें। लेकिन एज सच अमलन अगर आप देखें तो जो बड़ी दहशतगर्द कलदम तंजीमें हैं वो ये काम नहीं कर रही। वो ये ज़रूर है कि कुछ मदारिस ऐसे हैं जो उनका सहारा बने हुए हैं, वो ये कलेक्ट करते हैं और वो ज़्यादा देर अपने पास नहीं रखते। उनकी कोशिश होती है कि इसको मंडी तक पहुंचाएं, छोटे व्यापारी तक पहुंचाएं और रकम वसूल कर लें। इस तरह वो बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं और व्यापारी सामने आ जाता है, क्योंकि उसके पास एनओसी होती है, वही फिर आगे टेंडरीज तो फिर मुजीब साहब बात तो उधर ही आ गई ना, जो फरजाना कह रही थी कि छोटे व्यापारी के जरिए ये खालें फरोख्त हो जाती हैं उन लोगों के हाथों जो शायद पाकिस्तान ने बैन किए हो। जी बिल्कुल मुनीज़े, ऐसा होता है। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ उन तंजीमों पे होती है जिनको उन्होंने बैन किया है कि आया वो ये चीज़ें कलेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। तो वो तंजीमें तो सामने आके कुछ ऐसा नहीं कर रही होती। अलबत्ता उनके कुछ फलाई इदारे या कुछ उनके मदारिस ऐसे होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, जो बज़ाहिर कलदम नहीं है। ये लोग खालें इकट्ठी करते हैं और फौरी तौर पे मार्केट में से बेच देते हैं, रकम हाथ में ले लेते हैं। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको चेक करे व्यापारी को, कि वो बताए कि कौन उसको इतने बड़े पैमाने पर खालें बेच के जा रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन थी या नहीं थी और उसके हवाले से उसके पास क्या डाटा है। अच्छा, तो नाजरीन अब हम चलते हैं लाहौर की तरफ, चूँकि इस बार भी मुल्क भर में 50 से ज़ायद तंजीमों की खालें जमा करने पर पाबंदी है और लाहौर में किसी कलदम तंजीम ने खालें जमा करने के लिए कैंप नहीं लगाए, मगर पिछली दफ़ा भी हमने देखा था कि वो इंडिविजुअली लोगों के घर चले जाते थे और वहाँ से खालें इकट्ठी कर लेते थे। चलते हैं लाहौर और आपको दिखाते हैं ये पैकेज।
ईद कुर्बान के मौका पर पाकिस्तान भर में लाखों मुसलमान घराने सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं। इस मौका पर जहां जानवरों की खालें जमा करने के लिए मकामी ताजरों का नेटवर्क मुतहर्रिक होता है, वहीं कालादम तंजीमें भी किसी न किसी सूरत में कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए कोशां रहती हैं। महकमा दाखिला ने इस बार भी मुल्क भर में 50 से ज्यादा तंजीमों के खालें जमा करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997, ज़ाब्ता फौजदारी एक्ट 1898, ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 और इलेक्ट्रॉनिक जराइम रोकथाम एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हुक्मनामे के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर और मुतलका इदारों से सिर्फ रजिस्टर्ड तंजीमें NOC हासिल करके खालें जमा या खरीद कर सकती हैं। लाहौर में बज़ाहिर तो किसी कालादम तंजीम ने कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए कैंप कायम नहीं किए, ताहम महकमा दाखिला और जिले इंतजामिया ही रिपोर्ट कर सकेंगे कि क्या ऐसी तंजीमें गली मोहल्ले में खालें जमा करने के लिए कोशां तो नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक ईद कुर्बान के मौका पर 200 अरब रुपए से जायद का बिजनेस मुतवक्के है। अमसाल $50 मिलियन से जायद खालों की एक्सपोर्ट का हदफ मुकर्रर किया गया है। कैमरामैन नदीम नसीर के साथ मियां फर्रुख, आज न्यूज़, लाहौर। हाशमी साहब, यही प्रोग्राम हमने पिछले साल किया था, तो आपने हमें जो रिपोर्ट भेजी थी उसके मुताबिक आपने हमें ये बताया था कि कालादम तंजीमों ने खुला तो आके खालें इकट्ठी नहीं की, मगर वो इंडिविजुअली लोगों के घर चले जाते थे। और जो सबसे बड़ा इतराज़ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को, वो हाफिज सईद जमातुल दावा के ग्रुप के ऊपर है। तो पिछले साल भी उन्होंने इंडिविजुअली जाके लोगों के घरों से खालें उठाई थी। इस साल क्या सूरत हाल है? देखिए, इस दफ़ा पहले से ज़्यादा सख्ती है और जिन तंजीमों का आप जिक्र कर रही हैं वो भी मुहतात हैं। कोई ऐसा कैंप जो है वो नज़र नहीं आया जिसमें तशहीर की गई हो या लोगों को सड़कों के किनारे बैठ के जो है वो खालें जमा की गई हों। लेकिन इसके बावजूद चूँकि अब सूरत हाल बड़ी तब्दील हो गई है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सड़क पे कैंप लगाएं। बुनियादी तौर पे अगर कुछ तंजीमें ऐसी हैं तो वो अपनी मसाजिद के नेटवर्क के ज़रिए जो गली महल्ले में जाके, और वो भी कोई ज़बरदस्ती खालें आज के दौर में नहीं लेता। जो लोग नज़रियाती तौर पे मसलक के लिहाज से उन मसाजिद के साथ वाबस्ता है जहाँ पे जाके वो नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो या तो ख़ुद जाके वहाँ पहुँचा देते हैं या उनके लोग मोटरसाइकिल पे आके ले जाते हैं। अगरचे कि इस दफ़ा महकमा दाखिला ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें मुख्तलिफ एक्ट और दफ़ात जो है वो बयान की गई हैं, उसमें यही कहा गया है कि NOC लिया जाएगा। NOC का मतलब ये है कि जो रजिस्टर्ड तंजीमें हैं जैसे शौकत खानम है, सहारा ट्रस्ट है या कुछ और फलाही तंजीमें हैं जिनको रजिस्टर्ड किया गया है, तो वो NOC लेके वो जमा कराएंगी और उसके बाद वो जो खालें फ़रोख्त करेंगी उसका बैंक अकाउंट और जो रिसीविंग होगी वो भी महकमा दाखिला को जमा करानी पड़ेगी। आप जो सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहे हैं अनवार हाशमी साहब, वो काफ़ी मुतमईन है, चूँकि जो पेशावर से हमें फरजाना बता रही हैं और बलोचिस्तान से हमें मुजीब बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि छोटे व्यापारी को बेच दिए जाती हैं खालें, और फिर जो छोटा व्यापारी है वो आगे जाके कालादम तंजीमों को बेच देता है, उसके पर कोई रोकथाम नहीं है। तो क्या लाहौर के अंदर ये सिचुएशन नहीं है? नहीं, बज़ाहिर बिल्कुल ऐसी नहीं है। मैंने बताया कि ये मसाजिद टू मसाजिद, ठीक है ना, ये एक नेटवर्क है और जिसमें मैक्सिमम लोग वहाँ खुद जाके पहुँचाते हैं और बाकी उनके कुछ कारकुन रिसीव करते हैं। लेकिन अब ये वो वाली सूरत हाल नहीं रही। इसकी दो वजूहात हैं, हमें तमाम हक़ाइक़ को सामने रखना चाहिए। एक तो खालों की एक्सपोर्ट में कमी हुई है जिसकी वजह से उनकी कीमतें बहुत डाउन हैं। तो इतना बड़ा मेहनत करने के बावजूद भी जो एक मदरसा या एक मस्जिद का नेटवर्क है उनको आमदनी बहुत कम होती है, इसलिए जमा ज़रूर की जा रही हैं लेकिन उस तरह नहीं की जा रही जिस तरह के माजी में होता था। चले, ये बहुत अच्छी खबर है और कम से कम लाहौर से अच्छी खबर है, कराची से अच्छी खबर है कि जिस तरीके से खालें जमा होती थी और गलत कामों के लिए इस्तेमाल होती थी, इस साल शायद वो ना हो पाए। मगर हमने ये भी देखा है कि जो छोटे व्यापारी हैं वो सामने आए हैं और उनकी ज़रिए जो है कालादम तंजीमों तक खालें पहुंचाई जा सकती हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने है, हमें ऑलरेडी FATF की ग्रे लिस्ट पे डाल दिया गया है। अगर इन खालों के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है या कालादम तंजीमों की मदद होती है तो फिर इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। सबको ईद मुबारक हो। हम एक मुनफरिद शो कर रहे हैं क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जानवर आप कुर्बान करते हैं
उनकी खालों का क्या होता है, क्या उसे गलत बिजनेस तो नहीं होता। तो फरजाना आपकी जानिब आती हूँ, आपने कहा कि जी छोटे व्यापारी जो हैं वो फिर भी आगे बेच सकते हैं, तो इसके लिए अब हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक ब्लैक मार्केट इकॉनमी का हिस्सा है जिसको मॉनिटर करना तो बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हम नेशनल एक्शन प्लान की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़े तौर पर बताई गई हैं, बस काम सिर्फ जो है वो अमल दरामद का है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि हम ये नहीं कह पाते, या शायद वो जो एक ग्रे एरिया है वो अभी तक ग्रे एरिया है, और हम क्यों नहीं ये बात मुकम्मल तौर पर लोगों को बता पाते या फैसला कर पाते कि अगर ये मदरसा इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे कि मुजीब ने भी कहा, जैसा कि मैंने भी कहा कि उनके लिंक्स पीछे इन तंजीमों के साथ मिलते हैं। आप देखें ना, सिर्फ पख्तूनख्वा में नहीं, पाकिस्तान में भी ये एक अलमिया है कि नाम बदलते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, नाम बदलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हर एक को पता होता है, मुझे अब वाज़े तौर पर पता है कि पेशावर में कौन सी जगह पर मेरे लिए जो है वो जाना मुमकिन नहीं है। तो क्या ये पुलिस को नहीं पता होगा? ऑफ द रिकॉर्ड वो बेचारे हमें ये बताते भी हैं कि हमने बहुत सारी कोशिशें भी की, कि लोगों को भी पकड़ा, रंगे हाथों भी पकड़ा, लेकिन उसके बावजूद फिर शाम तक उनको रिहा कर दिया जाता है। गुज़श्ता ईद में भी हमने यही चीज़ देखी कि चीज़ें हुई, गिरफ्तारियां हुई, एक्शन हुआ, लेकिन फिर उसके बाद 24 घंटे के अंदर उन्हें रिहा कर दिया गया। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, इसको अगर हमने वाजे कर दिया कि हमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो फिर जो नहीं चाहिए तो वो मुकम्मल तौर पर नहीं चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो जाहिर है चीज़ खत्म हो जाएगी। मगर मुजीब, क्या ये हो भी सकता है कि हम ये तहैया कर लें कि जी उन्होंने नाम बदल के खाने इकट्ठी नहीं करनी, और ये अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, हुकूमत का फोकस सिर्फ उन तंजीमों पे है जो कलअदम है, और उनके अलावा जो फलाई मदरसे हैं, रजिस्टर अदारे हैं, और इसके अलावा जो लोग अपने तौर पे इकट्ठी करके किसी को दे देते हैं, उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं है। और हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान ने भी ये बात वाज़े कर दी कि हमारा फोकस ये है कि लोग खुद फैसला करेंगे उन्होंने क्या करना है। अब होता ये है कि किसी मोहल्ले में अगर 10 लोगों ने कुर्बानी की है तो वो ये कहते हैं कि जी किसी मुस्तहिक को दे दें। वो मुस्तहिक वो खालें इकट्ठी करता है और कोयटा के बादशाह खान चौक पे आ जाता है। यहाँ पे वो सस्ते दामों बेच के किसी और मंजिल की तरफ चला जाता है कि मैं फिर कुछ ले आऊँ। जो छोटा व्यापारी है वो खरीदता जाता है और इसको डंप करता जाता है। अब ये जो व्यापारी काम कर रहे हैं, ये इस पे नजर रखने की जरूरत है। और वो मदारस जो कहीं ना कहीं बैक एंड पे कलअदम तंजीमों से अटैच है, उन पर तवज्जो देने की जरूरत है। उस पर फोकस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा हाशमी साहब, उसका फोकस तो मेरा ख्याल है पंजाब के अंदर भी नहीं है, और इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मदारिस के रिफॉर्म्स भी हम करना चाहते हैं। तो ये बताइए कि क्या वजह है कि हुकूमतें आज तक मदारिस जिस तरीके से कारोबार करती रही हैं, चाहे वो खालों का बिजनेस हो, कोई और बिजनेस हो, उसके ऊपर किसी तरीके से पकड़ नहीं पाती उनको, और नाम बदल के जिस तरह फरजाना ने कहा लोग आगे चले जाते हैं, मगर उसका हल हुकूमतों के पास रहा ही नहीं, है ही नहीं। देखिए, हमें 35 से 40 लाख बच्चे जो है वो मदारिस में आज भी पढ़ते हैं, तो हम एकदम जो है वो 5% या 2% कलअदम तंजीमों की वजह से आप उनकी आमदनी नहीं रोक सकते। वो आपके ही बच्चे हैं, आपके रिश्तेदारों के बच्चे हैं, आपके महल्ले के जानने वालों के बच्चे हैं, और मदारिस में पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे इमरान खान ने कहा है कि उनको उसकी तरफ तवज्जो देनी होगी कि वो जदीद तालीम भी साथ साथ दें, ताकि उनका जो एक माइंड सेट बना हुआ है उनको उस्तादों का, उसमें तब्दीली लाई जा सके। आप दूसरी बात भी, अब थोड़ा थोड़ा चूँकि आप हर साल इसे एक अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करती हैं, तो उसको देखें कि दुबई एक बकरी की खाल 200 रुपये बेच के और इतना बड़ा रिस्क लेके कि वो उसके गेट पे आए, अब उन्होंने वो तरीका ख़त्म कर दिया है। अब जिसने बकरा ज़िबा किया है वो 200 रुपये की खाल बेच के जब नमाज पढ़ने जाएगा तो वो 200 रुपये उनके चंदा बॉक्स में डाल देगा। उनके कौन से हेडक्वार्टर बने हुए हैं जिन पे टाइटल लिखा हुआ है कलअदम तंजीम, तो वो तो आगे फंडिंग जहाँ जाती है वो उस पर नज़र रखना गवर्नमेंट का काम है। उसके लिए आप जो है वो 200 या 500 की खाल की ज़रूरत नहीं रही। आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखें, अब जो सबसे ज़्यादा चेक ये किया जाता है कि ये खाल लेके क्यों जा रहा है, वो उनको खाल फ्री डोनेट होती है, तो वो आगे जाके उन्होंने एक पर्ची, एक बुक रखी होती है जिसपे वो पर्ची काट लेते हैं कि हम ये खरीद के लेके जा रहे हैं एक आम ताजिर की हैसियत से।
तो ये सारी चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है। तो इस चेक करना तो हुकूमत का ही काम है। बल्दियाती निज़ाम हमने देखा है एक तरीके से फ़ाल नहीं हो पाया। अगर बल्दियाती निज़ाम हो जाता तो शायद ये ज़्यादा आसान हो जाता। फरजाना अली साहिबा, मुजीब साहब, रिफत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ था, और अनवार हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको ईद मुबारक हो। और नाजरीन, हम भी एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ईद की खुशियाँ ज़रूर मनाएं, मगर अपनी खालें ये एहतियात रखें कि वो किसी सही जगह पे जा रही हैं, ना कि गलत इस्तेमाल हो रही हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए। आप सबको ईद मुबारक हो। खुदा हाफिज़।